ओके सो हाय एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है कि जनवरी एंड तक मेरी पीआर आ गई थी। फेब में मैंने घर देखना शुरू किया। मार्च की स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में मैंने इस घर का एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड परचेज जो होता है वो साइन कर लिया था। अप्रैल मिड तक मुझे इसकी ऑक्यूपेंसी मिल गई थी, पोजेशन मिल गया था। मैं अपने घर में हूँ, अपने रूम में हूँ। हाउ डिड आई एक्चुअली एंडेड अप बाइंग अ हाउस विद इन 1 मंथ ऑफ गेटिंग माई पीआर? घर खरीदने के लिए मेरा बजट क्या था, फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या था, मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की, मेंटली रेडी मैं कैसे हुआ, फाइनेंशियली रेडी कैसे हुआ, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं आज। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल प्रिपरेशन की। आपको पहले मेंटली रेडी होना पड़ेगा घर के लिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, वो ये है कि आप लायबिलिटी खरीदना चाहते हो या एसेट। घर आपके लिए लायबिलिटी बनने वाला है या एसेट? और उसका एक सिंपल सा आंसर भी है। अगर आप घर को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ, सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज कंसिडर करते हुए खरीद रहे हो, इट विल इवेंचुअली बिकम योर एसेट। अगर आप घर सिर्फ घर से इंप्रेस होके या फोमो के कारण के सभी खरीद रहे हैं, मुझे भी घर खरीदना है, या किसी को दिखाने के लिए, घर बहुत सुंदर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेविश होना चाहिए, लग्जरियस होना चाहिए कि कोई देखे उसको कहे हो क्या घर है, ये वाले फैक्टर्स अगर आप कंसिडर कर रहे हो घर खरीदने वक्त, तो दैट हाउस विल इवेंचुअली बिकम योर लायबिलिटी। वही लॉजिक है कि अगर आप बहुत लग्जरियस कार खरीद सकते हो, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं कनाडा में, वो बहुत बड़ी बड़ी लग्जरियस कार कोई भी खरीद सकते हैं। बट ये अब आपको भी पता लग गया है, थैंकफुली ये अवेयरनेस अब काफी ज्यादा सभी को हो गई है। ये सबको पता लग गया है कि जरूरी नहीं है जो चीज आप खरीद सकते हो वो आप मनी बोरो करके उसका लोन लेके वो चीज आप खरीद लो जस्ट बिकॉज यू कैन। और वो सेम लॉजिक अप्लाई होता है घर खरीदने वक्त भी। मुझे पता है घर खरीदना एक बहुत एस्पिरेशनल चीज होती है, बहुत इमोशनल डिसीजन होता है, ठीक है वो सारे फैक्टर्स भी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं मेंटली प्रिपेयर था कि जैसे ही पीआर आएगी 1 महीने के अंदर अंदर घर लेना है, वो इसीलिए था बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर एन एसेट। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस थी, कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरियाज थे जो मेरे दिमाग में थे, जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। उस फाइनेंशियल क्राइटेरियाज को मीट करते हुए जब मुझे ये घर मिल गया तो मैंने ये खरीद लिया। और ऐसे ही कुछ क्राइटेरियाज आपके भी होंगे तो आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। यू वॉन्ट बी हेजिटेंट। जब आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलेगी आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं, जो आप एसेट खरीदना चाहते थे, जब वो एसेट आपको दिख जाएगा यू विल जस्ट जंप ऑन इट एंड यू विल बाय इट स्ट्रेट अवे, बिकॉज ये सारी प्रिपेयर्डनेस, ये प्रिपरेशंस आपने पहले की होंगी। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। अब बजट में आपको वो फैंसी नंबर्स नहीं दूंगा, देखो जी 5 करोड़ 10 करोड़ 1 मिलियन 2 मिलियन 500 600,000, ऐसी बातें नहीं करेंगे हम इस वीडियो में। क्योंकि जब आप कनाडा में घर लेते हो तो आप सारे पैसे अपफ्रंट नहीं दे रहे होते, आपकी एक मॉर्गेज होती है जिसकी एक मंथली पेमेंट हो जा रही होती है। मंथली पेमेंट की बात करते हैं, बैंक जाओगे 37% 42% रेशोज होंगी, बड़ा कुछ होगा, सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। मैं आपको अपना क्राइटेरिया बताता हूँ। मेरा रेंट जो था वो 1600-1700 था, जैसा कि आप सभी को पता है जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा था वाटरलू में। अब क्योंकि वो जो एक मंथली रेंट जा रहा था उसके हिसाब से मेरे सारे बजट सेट थे, मेरी जो इनकम थी, सैलरी थी, इनकम सोर्सेज थे, जितने भी मेरे पैसे आ रहे थे और जितने जा रहे थे, वो सारा कुछ ना एक फ्लो सेट हो चुका था। और उसके हिसाब से मैंने बड़ा कुछ ना प्लान करके रखा हुआ था अपने आगे फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए, कि इस टाइम पे यहाँ इन्वेस्ट करना है, इस टाइम पे ये शुरू करनी है चीजें, या दूसरा घर खरीदना है वगैरह वगैरह। आई डिड नॉट वॉन्ट कि जस्ट बिकॉज मेरी मॉर्गेज पेमेंट्स मेरे रेंट से ज्यादा हैं उसके वजह से मेरे वो सारे फाइनेंशियल प्लान्स हिल जाएं, और उसकी वजह से जो मैं लाइफ में करना चाहता था वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा मंथली खर्चा ही बहुत बढ़ गया है। इट इज नॉट वर्थ इट एंड हेंस दिस वाज माय फर्स्ट क्राइटेरिया कि माय मॉर्गेज पेमेंट्स हैड टू बी लोअर देन माय रेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और थंब रूल बताता हूँ। अगेन इट कैन वेरी, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, बट हर 100,000 की मॉर्गेज के पीछे $400 की मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही होती है। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि हाँ जी 1600 से ज्यादा पैसे नहीं खर्चने पर मंथ, इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम मॉर्गेज मेरे सिर पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए 400,000 तक की, और उतने का ही ये घर है। अब मुझे डिटैच घर चाहिए था, 1 फ्लोर बंगलो चाहिए था, ताकि पापा को बस सीढ़ियां ऐसे ही ना चढ़नी पड़ जाए छोटी छोटी चीजों के लिए रोज, अच्छी लोकेलिटी में, अच्छे नेबरहुड में वगैरह वगैरह, जो सिंपल क्राइटेरिया सभी के होते हैं। सभी को एक डिटैच घर चाहिए, सभी को अच्छे नेबरहुड में घर चाहिए, सभी को बड़ा बैकयार्ड चाहिए, बड़ा फ्रंट यार्ड चाहिए, पार्किंग स्पॉट्स चाहिए। वही थोड़े बहुत मेरे क्राइटेरियाज थे। और वैसे घर के लिए मैंने आपको अपना बजट भी बता दिया कि इतना था, इतनी मंथली पेमेंट्स में करना चाहता था, इतना परचेज प्राइस उसका होना चाहिए, और वैसा ही घर मुझे मिल गया। हाउस टूर, ये मेरा रूम है पीछे। मैट्रेस मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो आ रहा है। अभी बेड पीछे है, बेड पे मैंने मैट्रेस सचिन से बोरो किया हुआ है। वो जब आएगा मैट्रेस सेट हो जाएगा तो फिर आपको होम टूर भी देंगे। वही है कि बेसिक फर्नीचर सारा ऑर्डर किया है, उतना ही इस घर को मैं फर्निश करूंगा कि बेसिक नीड्स सभी की पूरी हो जाए। वो इसलिए क्योंकि लेट्स
कवर और सेकंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया। देखो, जब भी आप फर्स्ट हाउस खरीदते हो, स्पेशली अगर आप इस एज में खरीद रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वहां पे सारी उम्र तो रहने नहीं लगे। अभी मैं 20s पे हूं, तो मैं 30 40 50 साल तो यहाँ पे रहूंगा नहीं। कभी ना कभी तो मैं अपने और दूसरे घर में मूव करूंगा। कल को मेरी मैरिज होएगी, फैमिली की नीड्स बढ़ेंगी, जगह ज्यादा चाहिए होगी, तो उस हिसाब से घर मूव होते रहते हैं लाइफ में। और मेरा ये जो दूसरा फाइनेंशियल क्राइटेरिया था वो ये था कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता था कभी लाइफ में। जैसा मैंने कहा, आई वाज लुकिंग फॉर एन एसेट, अ लॉन्ग टर्म एसेट। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो घर फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल हो। जिससे मेरा मतलब है कि जब मैं इस घर से मूव आउट करूंगा, कभी भी करूंगा, एक और घर ले लिया, वहां चले गए, या कहीं मुझे जॉब कहीं दूसरी मिल गई, या मेरा करियर पाथ वैसा हो गया कि मुझे कहीं और जाना पड़ा, प्रोविंस चेंज करनी पड़ी, वट एवर कैन बी द रीजन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये घर या यहाँ पे जो टेनेंट्स रह रहे हों, वो रेंट दे रहे हों, वो रेंट सारी मॉर्गेज, सारे प्रॉपर्टी टैक्सेस, सारी लाइबिलिटीज, यूटिलिटीज, बिल्स, जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर कर ले, प्लस होपफुली मेरी जेब में भी कुछ पैसे डाल दे। एंड दिस हाउस कैन डू दैट। जिस एरिया में मैंने घर लिया है, दैट इज वन ऑफ द प्राइम नेबरहुड्स, अच्छी लोकेशन है। इस शहर में जहां पे मैं हूं, वहां पे जो मैक्सिमम रेंट्स हैं वो इस लोकेलिटी के हैं, जिस वजह से आई एम प्रीटी श्योर कि जब मैं इसको रेंट आउट करूंगा तो जितनी भी मॉर्गेज मेरी जा रही है, जो कि 1600 1700, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस, बाय द वे, मेरे प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेरी मंथली मॉर्गेज पेमेंट, सारा कुछ मेरे रेंट से कम में कवर हो रहा है। दैट इज समथिंग आई वॉन्टेड एंड दैट इज समथिंग आई वॉज एबल टू अकम्प्लिश। और ये 3 बेडरूम हाउस है, तो 3 बेडरूम हाउस के रेंट्स इस लोकेलिटी में उससे तो काफी ज्यादा हैं। तो दैट इज वाई आई वॉज रेस्ट एश्योर्ड कि ये दोनों फाइनेंशियल क्राइटेरिया इस घर के साथ मीट कर रहे थे। तीसरा फाइनेंशियल क्राइटेरिया, अब जैसा मैंने कहा, देखो, घर का बजट ना 2 चीजों पर डिपेंड करता है। आप घर कितने का ले सकते हो और आप घर कितने का लेना चाहते हो। अब लेना चाहता हो वाला जो क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको बताया कि हाँ जी, रेंट से कम होना चाहिए, पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है कि मेरी जो बोरोइंग कैपेसिटी है ना, वो मैं खत्म नहीं करना चाहता था। एक और आपको थंब रूल बताता हूँ, अगेन इट कैन वेरी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, बट जो भी आपकी ग्रोस हाउस होल्ड इनकम है ना बिफोर टैक्सेस, आप उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज यूजली, इसके आसपास का नंबर होता है मैक्सिमम मॉर्गेज दैट यू कैन बोरो, मैक्सिमम मनी दैट यू कैन बोरो। अगेन मुझे पता कहने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट कैन वेरी, इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। लेट्स से मेरे केस में वो नंबर जितना भी था, 6, 7, 800, वो अब जरूरी नहीं है कि जितनी मेरी मॉर्गेज बोरोइंग कैपेसिटी है वो सारी मैं लिमिट क्रॉस कर दूं, थ्रेशोल्ड को मीट कर दूं और उतने का घर ले लूं। अब क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, मेरे पास वो प्रिविलेज था, वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो टोरंटो, किचनर जैसी जगह रहने के लिए मैं 700-800,000 खर्च दूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं कहीं पे भी कनाडा में जा सकता हूं। तो फिर मैंने सोचा भी क्यों ना उस चीज का यूज किया जाए, क्योंकि जैसा घर मैं चाहता था, जैसा मैंने कहा कि डिटैच्ड बंगलो चाहिए, सारा कुछ चाहिए, और वैसा घर छोड़ो, मतलब एक बेसिक 2 बेडरूम कोंडो अपार्टमेंट भी अगर मुझे लेना है कहीं टोरंटो में या कहीं उसके आसपास वाले शहर में, किचनर में, हैमिल्टन में, वो इतने महंगे हैं 6, 7, 8, 900,000 तक के, कि जितनी मेरी मैक्सिमम बोरोइंग कैपेसिटी थी, जितने मेरी थ्रेशहोल्ड थी कि जितनी की मैं मॉर्गेज ले सकता था, वो टच हो जाती। जिसका मतलब है कि मेरे सिर पे इतनी बड़ी मॉर्गेज की अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 800 को अगर मैं उस थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेट करूं कि हर 100,000 के पीछे $400 की EMI, एक तो मेरी मैथ बहुत वीक है, 8, 16, 16, 16, $3,200 पर मंथ मेरे वैसे ही जाने शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं जो रेंट दे रहा था उससे ऑलमोस्ट डबल। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द डाउन पेमेंट, ये थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, बट अगेन इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, जिसके कारण जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है या जो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग थी वो सारी इधर उधर हो जाती। इनफैक्ट अभी मुझे जितनी जरूरत है, जो जैसा घर मुझे चाहिए था, जिस लोकेशन पे चाहिए था, किचनर वाटरलू के पास चाहिए था, वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब जो रिमेनिंग मेरी मॉर्गेज बोरोइंग कैपेसिटी है, जो भी मैं और पैसे अगर मैं बैंक से ले सकता हूं, इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि ये घर मैंने 10% पे लिया, तो वो जो डाउन पेमेंट मेरी बची है, प्लस जो मेरी जो मॉर्गेज बोरोइंग कैपेसिटी है वो बची है, उसकी हेल्प से अगर मैं कल को और कहीं कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूं या अपने जो फाइनेंशियल प्लान्स है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूं, तो व्हाई नॉट। तो इसीलिए ये थर्ड क्राइटेरिया केम इनटू प्लेस कि मुझे अपनी मैक्सिमम बोरोइंग कैपेसिटी टच नहीं करनी थी। अगर आपके भी ये क्राइटेरिया सेट हैं, तो यहां पे मैं एक टूल रिकमेंड करना चाहूंगा जो आप यूज कर सकते हो, जो मैंने यूज नहीं किया था, बट इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू एक्चुअली सेव योर डाउन पेमेंट, सेव ऑन सम टैक्सेस एंड ऑल दैट। RRSP। अब फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक नई तरह का अकाउंट भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है नेक्स्ट ईयर, या आई डोंट नो व्हेन, बट जब भी वो आएगा तब देखेंगे। बट RRSP तो कई सालों से है, वो आगे भी चलता रहेगा। दैट इज रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसमें पैसे डालते हो
वो आपकी कंट्रीब्यूशन लिमिट पे डिपेंड करता है. आई विल हाईली रिकमेंड टू एक्चुअली डू योर ओन रिसर्च ऑन इट. आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी खुद, उसके हिसाब से आपको अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा. बट RRSP इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू. लेट्स से आपकी जो सैलरी है वो है 100,000. आप काफी हाई टैक्स ब्रैकेट में होंगे. उस केस में अगर आप RRSP कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ज्यादा पैसे वहां कंट्रीब्यूट कर देते हो तो वो पैसे आपकी इनकम में से, टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हो जाएंगे. अब आपको ओवरऑल कम टैक्स देना पड़ेगा. आपकी कैलकुलेशन आएगी, हाँ जी आपको इतना टैक्स देना था, लेकिन आपका ज्यादा टैक्स कटा होगा, वहां से आपको रिफंड आ जाएगा. वो रिफंड आप डाउन पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, पहली बात. दूसरी चीज, RRSP में आप जितने पैसे डालोगे वो भी आप, वैसे तो वो रिटायरमेंट के लिए होते हैं, जब आपकी इनकम वगैरह बंद होगी, आप रिटायर्ड हो गए हो, तब आप देन यू आर सपोज टू टेक दैट मनी आउट. लेकिन पहला घर खरीदने के लिए आप वो सारे पैसे निकाल सकते हो. आपको वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपकी इनकम में ऐड हो रहे हैं उस साल के लिए, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. बस ये है आपको डाउन द लाइन वो पैसे दोबारा RRSP में इंस्टॉलमेंट्स में डालने पड़ेंगे. वो काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, और वैसे भी RRSP में पैसे डालने ही चाहिए. आपकी रिटायरमेंट के लिए सेविंग आपको करनी ही चाहिए. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. आई हाईली रिकमेंड के यूज दिस टूल. अगर आपको नहीं पता तो रिसर्च अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस टूल. तो ये थे जी मेरे फाइनेंशियल क्राइटेरियाज, बजट, एक्सपेंसेस, वो सारा कुछ. और इसी वजह से, क्योंकि मेरे ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया सेट थे, इसलिए मैं फाइनेंशियली रेडी भी था. मैंने जो बजट अपने लिए डिसाइड किया था, जो फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, उस हिसाब से घर भी आ गया. अब क्योंकि डाउन पेमेंट में सिर्फ 10% डाउन पेमेंट किया, तो वहां पे भी एक कंसिडरेबल चंक ऑफ मनी सेव्ड है. और ये घर फ्यूचर में भी मेरे लिए एसेट ही रहेगा, लायबिलिटी नहीं बनेगा. So that's it, and I hope it helps.